नमस्कार विद्यार्थियों, नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। बीए भाग तृतीय में 2 प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न पत्र है पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक और दूसरा प्रश्न पत्र है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पहला प्रश्न पत्र जो पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक है, उसमें प्रमुख जितने भी पाश्चात्य विचारक हैं वो जैसे प्लेटो है, अरस्तु है, इसके साथ साथ एक्विनास है, मैकियावली, हॉब्स, लोक, रूसो, जर्मी बेंथम, मिल, हीगल और ग्रीन, इसके साथ साथ कार्ल मार्क्स को भी हम पढ़ेंगे। तो ये सभी जितने भी महत्वपूर्ण विचारक हैं बीए भाग तृतीय में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। सबसे पहला हम लेंगे जो थिंकर है या जो विचारक है वो है प्लेटो। प्लेटो का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि जब कभी राजनीतिक दार्शनिकों के नाम आते हैं उनमें प्लेटो को पाश्चात्य जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक होने के नाते याद किया जाता है। प्लेटो ने वैसे तो कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जो राजनीति विज्ञान में अत्यंत ही प्रचलन में रहे और वो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक भी रहे। इनके जीवन के बारे में हम बात करें तो यह दार्शनिक ऐसा दार्शनिक है जिसका जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में 428 ईस्वी पूर्व में हुआ था और उसके पिता अरिस्टोन एथेंस के अंतिम सम्राट कार्डरस के वंश में थे और उनकी माता एथेंस के प्रसिद्ध स्मृतिकार सोलन के घराने से थी। उन्हें उच्च कुल, वैभव, अद्वितीय सौंदर्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्रखर बुद्धि और सभी प्रकार का सौभाग्य प्राप्त था। उनका वास्तविक नाम अरिस्तोक्लिस था, किंतु उसके खूब भरे हुए चौड़े कंधों के कारण उनके जो व्यायाम के शिक्षक थे उन्होंने उसे प्लेटो नाम दिया और कालांतर में यही नाम प्रसिद्ध हो गया। प्लेटो ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही और ये कहा कि जब तक दार्शनिक राजा न बन जाएं या राजाओं और युवराज में दर्शन की भावना और शक्ति न आ जाए तथा राजनीतिक महानता तथा बुद्धिमत्ता एक में न मिल जाए और वे साधारण मनुष्य जो कि इनमें से केवल किसी एक गुण को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं अलग हट जाने के लिए विवश न कर दिए जाएं, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते और न ही, जैसा कि मेरा विश्वास है, संपूर्ण मानव जाति को शांति प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार जब हम प्लेटो के विचारों की बात करते हैं तो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचार पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है। वो है कि प्लेटो ने एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना की जो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार था और इस आदर्श राज्य की प्राप्ति के लिए ही प्लेटो ने बहुत सारे सिद्धांत, जैसे न्याय का सिद्धांत है, शिक्षा सिद्धांत है, साम्यवाद का सिद्धांत है, और ये तमाम सिद्धांत उनके आदर्श राज्य के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हमें पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि ये सभी सिद्धांत उन्होंने एक आदर्श राज्य के लिए ही दिए। उनकी शिक्षा की बात है, जहाँ तक वो शिक्षा के प्रारंभिक शिक्षा के बाद 20 वर्ष की अवस्था में सुकरात के विद्यालय में भेज दिया गया, जहाँ 8 वर्ष तक सुकरात के चरणों में बैठकर उसने ज्ञानार्जन किया। ऐसा लगता है कि कुलीन वर्ग में उत्पन्न होने के कारण तत्कालीन स्थिति के आधार पर
उसकी स्वाभाविक इच्छा एथेंस में राजनीतिक जीवन अपनाने की थी, किंतु उसके प्रिय गुरु और उसकी दृष्टि में विश्व के श्रेष्ठतम मानव सुकरात को जब 399 ईस्वी पूर्व में मृत्युदंड मिला तो इस घटना का उनके जीवन पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। उन्हें एक तरह से आघात लगा और उसने अपनी सारी योजनाएं परिवर्तित कर दी और एक दार्शनिक जीवन को अपना लिया। फोस्टर ने यह स्पष्ट रूप से कहा कि प्लेटो के जीवन में मोड़ 399 ईस्वी में आया जबकि वह 28 वर्ष का था। प्लेटो के समस्त चिंतन पर सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जैसा कि मैक्सी ने भी कहा कि प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो गया है। सुकरात की मृत्यु के बाद प्लेटो एथेंस में अधिक दिनों तक न रह सका और सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज में अगले 12 वर्षों तक मिस्र, इटली और यूनान के नगरों में वह भ्रमण करता रहा। ऐसा समझा जाता है कि इन दिनों उसने गंगा के तट पर भारत की यात्रा भी की थी और इसी काल में वह सिसिली भी गया और सिसिली से सिराक्यूज राज्य में उसकी भेंट दियोन नामक एक अत्यंत सुसंस्कृत व्यक्ति एवं वहाँ के राजा दियोनोसियस प्रथम से हुई। एक युग बीत जाने पर पितृभूमि के प्रति प्रेम ने प्लेटो को फिर सताया और वह एथेंस लौट आया। सुकरात की मृत्यु के ठीक 11 वर्ष बाद विदेश यात्रा से लौटकर प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षणालय खोला और यही प्लेटो की वह प्रसिद्ध अकादमी या शिक्षण संस्था थी जिसे यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय कहा जा सकता है। तो देखिए बच्चों, कितनी बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है और कितने महान और विद्वान और एक सुलझे हुए विचारक, एक बहुत ही बुद्धिमान विचारक जिन्होंने शिक्षण संस्था खोली और वो शिक्षण संस्था यूरोप की प्रथम यूनिवर्सिटी कहलाई। प्लेटो ने अपने जीवन के शेष 49 वर्ष एक दार्शनिक और अध्यापक के रूप में बिताए। इस अकादमी में राजनीति, कानून और दर्शन सभी विषयों की शिक्षा की व्यवस्था थी, किंतु गणित शास्त्र और ज्यामिति की शिक्षा को प्रधानता प्राप्त थी। इस शिक्षणालय के प्रवेश द्वार पर भी उन्होंने ये लिखा था कि लेट नो मैन इग्नोरेंट ऑफ ज्योमेट्री एंटर हियर। 367 ईस्वी पूर्व में दियोनोसियस प्रथम की मृत्यु हुई और उसका पुत्र दियोनीसियस द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। इसी समय उसे दियोन से संदेश मिला कि दार्शनिक राजा के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप प्रदान करने का अवसर आ गया है। इसमें निश्चित रूप से बड़ी संभावनाएं नहीं थी, इसलिए वह सिराक्यूज गया। प्लेटो वहाँ कुछ समय तक रहा, किंतु उसे विशेष सफलता नहीं मिली। इसी समय दियोनीसियस ने दियोन को सिराक्यूज से निर्वासित कर दिया। अतः दियोन के प्रश्न को लेकर दोनों के बीच एक विवाद उत्पन्न हो गया और प्लेटो 366 ईस्वी पूर्व में एथेंस लौट आया। इस प्रकार दार्शनिक राजा के सिद्धांत को क्रियात्मक रूप प्रदान करने में उसे सफलता नहीं मिली। 81 वर्ष की आयु में 347 ईस्वी पूर्व अपने पीछे अरस्तु आदि सैकड़ों शिष्यों को छोड़कर यह अमर दार्शनिक मृत्यु की गोद में चला गया। प्लेटो एक ऐसे विचारक हैं जिन्होंने संवादात्मक शैली को अपनाया। प्लेटो के सभी ग्रंथ प्रश्नोत्तर रूप में संवाद या वार्तालाप की शैली में लिखे हुए होने के कारण उन्हें संवाद भी कहा जाता है। प्लेटो ने इस प्रकार के 36 संवाद लिखे यानी 36 ग्रंथ लिखे। उनके राजनीतिक विचारों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुख्य जो ग्रंथ हैं उनके वो हैं रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। यद्यपि अपोलॉजी और क्रीटो में भी व्यक्ति और राज्य के पारस्परिक संबंधों की कुछ चर्चा हुई है, लेकिन जब हम उनके राजनीतिक विचारों या महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें रिपब्लिक, स्टेट्समैन और द लॉज ये तीनों ग्रंथ पढ़ने होंगे। उनका सबसे प्रमुख ग्रंथ या संवाद जिसने उनकी कीर्ति को अमर बनाया वो रिपब्लिक ही था। और रिपब्लिक बच्चों एक ऐसा
ग्रंथ था जो पूर्णतः काल्पनिक या कल्पना पर आधारित ग्रंथ था। इसमें उन्होंने जितने भी सिद्धांत दिए वो सारे के सारे सिद्धांत काल्पनिक सिद्धांत थे। क्योंकि प्लेटो एक दार्शनिक था, इसलिए उनका एक उद्देश्य भी आदर्श राज्य की स्थापना करना रहा है। और उन्होंने ये बताया कि आदर्श राज्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तत्कालीन समय में उन्होंने ये देखा कि राजनीतिक अव्यवस्थाएं भी बहुत ज़्यादा थी। यूनानी नगर राज्य भी आपस में एक दूसरे को सहयोग नहीं करते थे। गणतंत्र भी अव्यवस्थित था। लोकतंत्र में भी लॉटरी सिस्टम था। लोकतंत्र एक तरह से भीड़ तंत्र था जिसकी वजह से अराजकता का वातावरण था। तो इन सब जितने भी तमाम परिस्थितियां थी उन सब को देखकर प्लेटो ने एक कल्पना की आदर्श राज्य की, और वो रिपब्लिक ग्रंथ में की। इस आदर्श राज्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या उन्होंने ये भी बताया कि तत्कालीन समय के जितने भी यूनानी नगर राज्य थे वो इस आदर्श राज्य से कितने दूर हैं, ये अपने आप में आंकलन कर लें। और इसीलिए उन्होंने बड़ी ही नाटकीय शैली, कवित्व और कल्पना की उड़ान का जो रूप प्रस्तुत किया वो रिपब्लिक में हमें देखने को मिलता है। और यही प्लेटो की सर्वोत्तम कृति के रूप में भी जानी जाती है। इसे गणराज्य और न्याय का दूरा शीर्षक प्राप्त है, किंतु इस आधार पर इसे राजनीति विज्ञान या विधान शास्त्र का ही ग्रंथ नहीं समझा जाना चाहिए। यह इससे बहुत अधिक भिन्न है और इसमें समाजशास्त्रीय, आध्यात्मिक और शैक्षणिक सभी समस्याओं की विवेचना की गई है। यह तो एक प्रकार से संपूर्ण मानव जीवन का दर्शन है। वास्तविकता यह है कि प्लेटो के समय में आधुनिक काल की भांति विभिन्न शास्त्रों का पृथक पृथक अस्तित्व नहीं था। समस्त मानव जीवन एक ही शास्त्र था और रिपब्लिक में समस्त मानवीय दर्शन के विवेचन का प्रयत्न भी किया गया है। बार्कर ने भी कहा है कि यह मानव के संपूर्ण दर्शन की दिशा में एक प्रयास है। तो इस तरह यद्यपि प्लेटो ने बहुत ही अधिक संवाद लिखे, ग्रंथ भी लिखे, लेकिन रिपब्लिक प्लेटो का सबसे या सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के रूप में हमें रिपब्लिक पढ़ने को मिलता है या देखने को मिलता है। रिपब्लिक ही सर्वोत्तम ग्रंथ है, क्योंकि इसी में उन्होंने एक आदर्श राज्य के प्राप्ति के जितने भी सिद्धांत हैं वो सारे सिद्धांत व्यवस्थित तरीके से इन्होंने देने का प्रयास किया है। धन्यवाद।